हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 12th सोशियोलॉजी। और इसमें चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 1, दैट इज स्ट्रक्चरल चेंज। इसका बेसिक्स देखा हमने अपने लास्ट वीडियो में, और हम यहाँ पे बात कर रहे थे पैराडॉक्स ऑफ इंग्लिश की। तो इंग्लिश इज नॉट ओनली वाइडली यूज्ड इन इंडिया, बट वी हैव एन इम्प्रेशन बॉडी ऑफ लिटरली राइटिंग्स बाय इंडियंस इन इंग्लिश। तो अब देखो, सिंपल ये इंग्लिश हो गया, ये हमारे दिमाग पे इतना ज़्यादा हावी है कि आपके सामने आके अगर कोई बढ़िया इंग्लिश में बात करेगा तो आपको सबसे पहले यही लगेगा कि इट इज़ अ वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन। जैसे कोई भी कैसे भी बात करे कि यस यस आई एम गोइंग टू द दिल्ली एंड दिल्ली इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, आपको लगेगा ये तो अंग्रेज है। वहीं कोई कहे या बॉयज बॉयज प्लेड वेल, बॉयज प्लेड वेल, तो आपको लगेगा कि ये तो गवार है, जबकि हो सकता है कि इसका उल्टा भी हो। So this knowledge of English has given Indians an edge in the global market. अब अगर हम इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ग्लोबल मार्केट में हमको एक एज मिल रखी है। एज किस तरीके से कि भाई हमें बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, जैसे अंग्रेज़ों को आनी चाहिए वैसी आती है हमें। तो बट इंग्लिश कंटिन्यू टू बी अ मार्क ऑफ प्रिविलेज। लेकिन एक चीज़ जो रॉन्ग है कि इंग्लिश को हम मार्क ऑफ प्रिविलेज जैसा समझते हैं। सो नॉट नोइंग इंग्लिश ये डिसएडवांटेज है जॉब मार्केट में। एट द सेम टाइम जो लाइक ट्रेडिशनली डिप्राइव्ड है फॉर्मल एजुकेशन से, जैसे कि दलित्स हो गए, बहुत सारे दलित भाई बहन हैं हमारे, या उसके अलावा भी कई ऐसा गरीब वर्ग है जहाँ पे इंग्लिश की नॉलेज ने अब तक अपने दरवाजे नहीं खोले हैं, एंड जिसकी वजह से वो लोग जो इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं, बहुत ज्ञानवर्धक होने के बावजूद भी हो सकता है वो पीछे रह जाते हैं। तो इन दिस चैप्टर हम फोकस करेंगे स्ट्रक्चरल चेंज जो कॉलोनियलिज्म लेके आया। कॉलोनियलिज्म मतलब जो ब्रिटिशर हैं, मेजरली उनकी ही बात हम कर रहे हैं। तो वी देयरफॉर नीड टू शिफ्ट फ्रॉम ब्रॉड इम्प्रेशनिस्टिक व्यू टू अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म एज अ स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम। अब देखो, आपने हिस्ट्री में तो कॉलोनिज्म पढ़ रखा है, पॉलिटी वगैरह में भी देख रखा है, बट अगर हम उसको सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो एक्चुअली में कॉलोनियलिज्म क्या था, किस तरीके से उसने नया पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल स्ट्रक्चरल चेंज लेके आया। तो इन दिस चैप्टर वी लुक एट ओनली टू ऑफ दीज स्ट्रक्चरल चेंजेस, जिसमें हम देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। नाम से ही पता चल रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जब किस तरीके की इंडस्ट्री सेटअप हुई, कैसे सेटअप हुई, और उसने ज़िंदगी में क्या चेंज लाया लोगों के। और एक है अर्बनाइजेशन कि गांव का रुख जो था वो छोड़ करके हम किधर की तरफ मुड़ गए, हम शहरों की तरफ मुड़ गए। तो शहरों का बनना, अर्बनाइजेशन। सो वाइल द फोकस इज ऑन स्पेसिफिक कॉलोनियल कंटेक्स्ट, वी ऑल्सो ब्रीफली टच ऑन डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो उसके अलावा थोड़ा थोड़ा इसमें चैप्टर में क्या है कि इंडिपेंडेंस के बाद किस तरीके की डेवलपमेंट्स हमको देखने को मिले। So all these structural changes were accompanied by cultural changes which we look in the next chapter. तो इस चैप्टर में जैसा हम देखेंगे सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंज के बारे में, एंड अगला चैप्टर जो आएगा ना कल्चरल चेंज, तो कैसे अगर स्ट्रक्चर में बदलाव आता है ना तो कल्चर में भी बदलाव आ जाता है। अगर ओवरऑल अगर आप चीज़ों को बदलो तो इंसान का लाइफस्टाइल, कल्चर ये भी चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम बहुत ही रूढ़िवादी परंपरा की बात करें तो सती प्रथा थी, इट वॉज लाइक वर्स्ट ऑफ इट्स टाइम कि इफ़ द हस्बैंड डाइज, वाइफ को उसका चिता पे बैठ के उसका सती होना होता है। तो इट इज़ लाइक बहुत वर्स्ट था ये। लेकिन जब धीरे धीरे समाज बदला, समाज को बदलने के लिए राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग आए, और भी कई सारे लोग थे, तो उन्होंने स्ट्रक्चर में बदलाव करने की बात करी, लोगों को एहसास कराया, और आज ये प्रथा जो है बहुत बिल्कुल ख़त्म ही है। सो ये क्या है, स्ट्रक्चर में चेंज आते कल्चर में चेंज आने लग जाता है। तो हाउएवर एनी स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ टू इज़ डिफ़िकल्ट। लेकिन भाई स्ट्रक्चरल चेंज और कल्चरल चेंज है क्या क्या, इसको अगर आप ऊपर से देखो ना ओवरऑल, तो उसको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो एज यू सी द स्ट्रक्चरल चेंजेस आर डिफिकल्ट टू डिस्कस विदाउट सम मेंशन ऑफ कल्चरल चेंजेस टू। तो क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करोगे तो वो तभी आएगा जब कल्चर में कुछ कुछ चेंजेस आएंगे। आप देखिए ये छोटा सा ये पैरा दे रखा है, द हिंदू में आया था ये May 4, 2006 में। वर्चुअली इंग्लिश, जैसे हाउसवाइफ्स एंड कॉलेज स्टूडेंट्स हु नो इंग्लिश टेक अ प्लम असाइनमेंट एज ऑनलाइन कोर्स इन BPO राइट्स के जेशी। एक फैमिलियर क्लासरूम सीन है, ओनली अनफैमिलियर थिंग इज द सेटिंग। कंप्यूटर स्क्रीन टर्न ब्लैक बोर्ड एंड द हाउसवाइफ टेक ओवर एज टीचर्स टू evaluate English essays written by non-speaking students in Asia.
देखो कुछ नहीं, सिंपल दे रखा है इसमें कि अभी भी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में क्या होता है, जैसे काम है, जैसे आपने भी देखा होगा न्यूज़पेपर में कि घर बैठे कमाइए 1 करोड़ रुपए महीना, ऐसा कुछ करके वो एड वगैरह बनाते हैं। तो 1 करोड़ तो नहीं, पर हाँ 1-2 हज़ार आप ज़रूर कमा सकते हो। तो उसमें सिंपल घर बैठे जैसे हाउस वाइफ्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, तो उनको ऐसे वगैरह चेक करने होते थे। एंड कई सारे कंट्रीज से जो हो गया, जैसे जापान हो गया, कोरिया हो गया, चाइना हो गया, वो सब इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं। तो यहाँ पे उनको जो इवैल्यूएशन का काम हाउसवाइफ्स करती हैं और उनको वहाँ से इनकरेजमेंट वगैरह भी मिलता है। नाउ अंडरस्टैंडिंग कॉलोनियलिज्म, देखिए प्यारी सी तस्वीर दे रखी है ये इन्होंने, बहुत ही लाइक आर्टिस्टिक है लेकिन काफ़ी डीप पिक्चर है। किस तरीके से ये डीप है, आप इसको ना समझने की कोशिश करिए। आपका कंटेक्स्ट अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। सोशलॉजी में यही है कि मैं अपनी सोच आप पर नहीं डाल सकती, आप अपनी सोच मुझ पर नहीं डाल सकते। हम दोनों को ही अपनी सोच साइड में रख के उसे पढ़ना होता है जैसा चीज़ हुआ होता है। सो एट वन लेवल कॉलोनियलिज्म सिंपली मीन्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रूल बाय अनदर कंट्री। देखो अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें ना, तो वही है। कॉलोनियलिज्म क्या होता है कि एक कंट्री जो दूसरे कंट्री पे रूल करना शुरू कर देती है। मॉडर्न पीरियड में, अगर हम इन द मॉडर्न पीरियड, जो वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म है उसका बड़ा इम्पैक्ट रहा है इंडिया में। कई सारे लाइक ऐसे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स ने यहाँ पे आए, बहुत सारे ने अपनी कॉलोनी बनाई, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे उन्होंने रूल किया, अपने पाथ स्टैब्लिश किए। तो इन सब को मिलाकर ही जो भारत आज हमें दिखाई देता है वो अपने पास्ट की ही एक तरीके से छवि है। जो इम्पैक्ट है कॉलोनियल रूल का इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम all other earlier rules because the changes it brought is far fetching and deep। तो देखो सब कुछ था, जैसे मुगल्स वगैरह भी आए, फ्रेंच भी रहे, डच भी रहे, पुर्तगीज़ भी रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट इंडिया पे रहा है वो रहा है ये ब्रिटिशर्स वालों का, इन कॉलोनी का। सो हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल्स कि किस तरीके से फॉरेन टेरिटरी को किसी ने एनेक्स कर लिया हो या डोमिनेट किया जा रहा है किसी भी वीकर पावर्स को। स्ट्रॉन्ग जो भी स्ट्रॉन्ग पावर्स होती थी वो वीक पावर को कब्जे में ले लेती थी। अब देखो अफ्रीका है, बेचारा कितना गरीब है, पर अफ्रीका में ही सबसे ज़्यादा तेल होता है, सबसे ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, सबसे ज़्यादा रत्न वत्न वहीं पे होते हैं। स्टिल वो बहुत गरीब है क्योंकि उसके पास को आज भी कॉलोनी बना रखा है। ऑलमोस्ट वो कॉलोनी ही है, उसको अलग अलग नाम दे देते हैं, लेकिन अफ्रीका का अपना तो कुछ रहा ही नहीं ना। So nevertheless, there is a vital difference between empire building of a pre-capitalistic time and that of capitalist time। देखो बड़ी प्यारी लाइन है ये, इसको तो ना कहीं दीवारों वगैरह पे लिख लो आप। क्या है ये, क्या कह रही है लाइन कि जो एम्पायर बिल्डिंग थी, यानी कि जिस तरीके से कॉलोनी जो थी किसी जगह कब्जा करती थी, वो बहुत अलग था प्री कैपिटलिस्ट टाइम में एंड काफ़ी अलग था कैपिटलिस्ट टाइम में। इसका मतलब क्या है, कैपिटलिस्ट इज जब बेसिकली हम कह सकते हैं इंडस्ट्रीज लगना शुरू हो गई थी, लोगों के दिमाग में कैपिटलिज्म था कि किस तरीके से पैसे से पैसा बनाया जाए। तो जब ये थॉट था तब चीज़ें अलग थी, एंड जब ये थॉट नहीं था जब चीज़ें अलग थी। So, apart from outright pillage, the pre capitalist conquerors benefited from their domination by exacting a continuous flow of tribute. On the whole, they did not interfere the economic base, they simply took the tribute that was skimmed off the economic surplus that was produced traditionally in the subjugated areas। देखिए सिंपल क्या कह सकते हैं हम कि जब पैसे से पैसा बढ़ाने की बात नहीं थी ना, तो उससे पहले थी सिर्फ पैसा खींचने की बात। तो अगर हम प्री थोड़ा कैपिटलिस्ट टाइम में जाएं तो वहाँ पे जो ये अंग्रेज़ थे, ये क्या करते थे, इंडिया का जिस भी तरीके से इकोनॉमिक ड्रेन हो सके, जो दादा भाई नौरोजी ने बात करी थी, जिस भी तरीके से ड्रेन हो सकता है वो करो। कहीं से ड्रेन का मतलब क्या, बिल्कुल नालियों के जैसे बह के जा रहा था पैसा, जहाँ से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पैसा भी चाहिए, लोग भी चाहिए, स्लेव्स भी चाहिए, एंड उन्हीं पैसों से पैसा बनाना है और भारतीयों को कुछ भी नहीं देना है। इंडिया तो स्लेव है ना हमारा, ऐसा थॉट उनके दिमाग में था। तो उन्होंने जिस हद तक वो भारत को लूट सकते थे उस हद तक उन्होंने भारत को लूटा था। एंड जब वो बिल्कुल एक्सट्रीम पे आ गए थे तब उन्होंने सोचा अरे यार भारत को आज़ाद कर देते हैं। उन्होंने ऑलमोस्ट पेनी के बराबर चीज़ें छोड़ी थी जितनी हमारे पास ओरिजिनली थी। तो ये कैपिटलिस्टिक सोच बड़ी खतरनाक होती है। अच्छी है उस कंट्री के लिए जिस कंट्री का वो डेवलपमेंट कर रहे हैं,
लेकिन ख़राब है बाकी सब के लिए। सो इस पार्ट को हम यहीं तक रख रहे हैं, इसका अगला पार्ट हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।